गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किस आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मौलाना आज़ाद एवं खान अब्दुल गफ्फार खान में से लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से क्यों हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, बिहार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में किसका स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू एवं चिंतामणि में से किसने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इरविन तथा गांधी को किसने दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को किसने सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को किसने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 26-29 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ प्रमुख कथन है। यह 1930 में आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने। लंदन में आयोजित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी की जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुए बैठकों का प्रायः
प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है, उनका उसी रूप में उल्लेख किस प्रकार गलत साबित हुआ था? ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन थी, अवस्था थी, जो तीन सत्रों में संपन्न की गई थी। इसे अलग अलग देखा जाना गलत साबित होता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थीं? बौद्धों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास क्यों किया था? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? 71 और 148। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 एवं पूना पैक्ट में 148 सीटें। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जो क्या कहलाया था? पूना समझौता। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद किसे संपादित किया गया? पूना समझौता को। ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? M.K. गांधी ने। इस समझौते पर दलित वर्ग से डॉक्टर अंबेडकर व हिंदुओं की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? G.D. बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन इसका कोई अस्तर नहीं है? भीमराव अंबेडकर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में। M.N. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताड़ू पिल्लै एवं आचार्य नरेंद्र देव में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी एवं साम्यवादी में से क्या थे? समाजवादी। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब एवं मद्रास में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में। मुंबई
उड़ीसा, असम एवं बिहार में से वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? असम में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब में। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 6 प्रांतों में। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 28 माह। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम कौन सा है? पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। 1938 में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सुभाष चंद्र बोस ने। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। 1939 में भारत प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिक से अधिक किस सन में हुआ था? 1947 में। राज्यों के विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब ने। देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल।
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा था? सर मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कुछ प्रमुख कथन। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मार्च 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वह कहाँ हुआ था? लाहौर में 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया था? 23 मार्च 1943 को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैयक्तिक सत्याग्रह अर्थात इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942 में। ब्रिटेनिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे, उसके प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये सारे प्रस्ताव स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा लाए गए थे। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्रिप्स मिशन के संबंध में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा प्रदान करना, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य, और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी की दृष्टि में। क्रिप्स प्रस्ताव सम्मिलित है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना का प्रावधान। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड लिनलिथ को। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई, साबरमती, कलकत्ता एवं मद्रास में से कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किन पार्टियों ने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। M.K. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर एवं जवाहरलाल नेहरू में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था? भीमराव अंबेडकर ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों का नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली, उषा मेहता एवं जयप्रकाश नारायण में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो को चलाने हेतु। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करता था? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 तक। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था उसका क्या नाम था? लुई फिशर। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, बंगाल, गुजरात एवं संयुक्त प्रांत में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार एवं संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में, पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खान पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए
इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। कई जिले प्रभावित हुए। मुंगेर, गया, शाहाबाद एवं पटना में से अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? पटना में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया, सतारा एवं तामलुक। तामलुक बंगाल में है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। प्रश्न अनुसार कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? संवैधानिक गतिरोध का हल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का। INA किसका मानसिक पुत्र था? ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर आईवाची फूजीवारा का। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई थी? तत्कालीन मलाया में। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को। किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूला भाई देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? सर TB सप्रू ने। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में एक सदस्य के रूप में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए हैं। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर P
लॉरेंस के द्वारा। क्रिप्स मिशन एवं कैबिनेट मिशन में से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। उनके नाम क्या थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह तथ्य किससे संबंधित है? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से संबंधित एक प्रमुख तथ्य यह है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? कैबिनेट मिशन 1946। कांग्रेस के नेताओं में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि विभाग। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर एवं भीमराव अंबेडकर में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? भीमराव अंबेडकर। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री पद ग्रहण करने वाले सदस्य कितने थे? 12 कांग्रेसी सदस्य थे। उन 12 कांग्रेसी सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरसफात अहमद, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CS माथा थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने बंगाल, पंजाब, बिहार एवं उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में से किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946 को। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय UK में किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ क्रिप्स योजना, वेवेल योजना एवं माउंटबेटन योजना में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को।
भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से क्यों सहमत हुई थी? क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था? उन्होंने माउंटबेटन से कहा था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, इससे विभाजन रुक जाएगा। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में JB कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अबुल कलाम आज़ाद में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किसने लिया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान एवं गोविंद वल्लभ पंत में से किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14/15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? संविधान सभा ने। रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचिता कृपलानी एवं MS सुब्बालक्ष्मी में से 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? M सुब्बालक्ष्मी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? VR अम्बेडकर। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम इस प्रकार है: राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और VV गिरी। अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद में से किसने लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस की इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा चुका था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका था? R कोपलैंड का। किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? KM पडिक्कर ने। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल और उसके सदस्य और उनके पदों पर। तो स्वतंत्रता के पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य थे जो 15 सदस्य थे। उसमें अध्यक्ष के रूप में वायसराय वेवेल थे।
कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना तथा प्रसारण विभाग वल्लभ भाई पटेल, उद्योग तथा आपूर्ति जॉन मथाई, रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह, शिक्षा विभाग सी राजगोपालचारी, कार्य खान तथा बंदरगाह से संबंधित विभाग C.H. भाभा, खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद, रेलवे एवं परिवहन मंत्री अरुणा आसफ अली के पास था, श्रम विभाग जगजीवन राम के पास, वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास, वाणिज्य विभाग I. चुंदरीगर के पास, संचार विभाग अब्दुल रब निस्तार के पास, विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल के पास और स्वास्थ्य विभाग गजानफर अली खान के पास था। स्वतंत्रता के बाद गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के अंतर्गत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य तथा कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, R.K. षडमुख चेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री और N.V. गाडगिल को कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।